जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, आज के आपकी अपनी बात में हम बात करेंगे आज के युग में, जो इंटरनेट के युग में जो ठगी हो रही है, जो साइबर अपराध हो रहे हैं, ऑनलाइन अपराध हो रहे हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे कि वे लोग किस तरह से हमें अपने झांसे में लेते हैं और किस तरह से हमें ठग लेते हैं। हमारे बैंक अकाउंट्स खाली हो जाते हैं, या हमारे साथ ब्लैकमेलिंग करते हैं, या हमारे एटीएम कार्ड बदल करके हमारे खाते खाली कर लेते हैं, और उनसे हम कैसे बच सकते हैं, उनकी सावधानियां क्या क्या हैं, कैसी अपने सावधानियां, कुछ थोड़ी सी सावधानियां यदि हम अपना लें तो हम उस स्कैम से आराम से बच सकते हैं। आज एक कार्यशाला हेल्पेज इंडिया की तरफ से वरिष्ठ नागरिक समिति की तत्वाधान में आयोजित हुई थी। उसमें कुछ बातें बताई गई। इसी के संदर्भ में मैं उन्हीं बातों को आपके सामने दोहराता हूं, जिससे कि आप लोगों के लिए भी वो लाभदायक साबित हो, आप भी उससे लाभ उठा सकें, और जो वरिष्ठ नागरिक बंधु उस कार्यशाला में नहीं पधार सके, नहीं आ सके, उनको भी ज्ञात हो जाए कि किस तरह से साइबर क्राइम से हम बच सकते हैं। तो मित्रों, पहला जो पॉइंट है, पहला जो मुद्दा है, वो है साइबर जो लोग हैं, साइबर जो क्राइम करते हैं, वे लोग कैब बुकिंग के द्वारा भी हमारे साथ बदमाशियां करते हैं। हमने कैब बुकिंग की। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखिए कि उनके चक्कर में अधिकतर वे लोग फंसते हैं जो 50 या 60 की उम्र जिन्होंने पार कर ली, वो लोग उनका अधिकतर टारगेट होते हैं। और इसीलिए हमने ये कार्यशाला वरिष्ठ नागरिकों की हेल्पेज इंडिया के तत्वाधान में उनके सहयोग से रखी थी। तो मित्रों, हमने मान लीजिए हमने कैब बुकिंग की और उसके इंतजार में हम खड़े हैं, हमारे घर के द्वार खड़े हैं, या रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर खड़े हैं। तो जो क्राइम करने वाले हैं, वे लोग एक ऐसी कैब लेकर के आते हैं, और उनका अंदाजा इतना सटीक होता है, वे जान जाते हैं कि इनको कहीं जाना है। बुजुर्ग व्यक्ति हैं, 60 जिन्होंने पार कर लिए, वरिष्ठ हैं, तो बड़े प्रेम से वे कहते हैं, आइए बैठिए, गाड़ी आ गई है। और हम लोग यही सोच करके कि हमने जो कैब बुकिंग की थी वही गाड़ी आई है, उस गाड़ी में हम बैठ जाते हैं। वो गाड़ी वाला हमें लेकर के हमारे गंतव्य स्थान के लिए चल देता है। लेकिन या तो वो रास्ते में हमारे साथ कोई क्राइम कर बैठता है, यदि हम अकेले हैं तो हमारे साथ कोई ना कोई क्राइम कर देगा, या हम दो हैं तो फिर वो अपनी गाड़ी को कहीं ऐसे सुनसान स्थान पर ले जाएगा। हमारे टोकने पर वो कहेगा कि साहब इधर से ट्रैफिक जाम है, या इधर से लंबा रास्ता पड़ता है, आपको पैसे ज्यादा लगेंगे, मैं आपको शॉर्टकट से ले जाता हूं। और वो सुनसान रास्ते में जाकर के हमारे साथ में क्राइम कर लेता है, हमारे पैसे छीन लेता है, हमारे जेवर, गले में जंजीर हो तो वो छीन लेता है, मोबाइल छीन लेता है, अंगूठी छीन लेता है, एटीएम कार्ड छीन लेता है। तो इस तरह से वो हमारे साथ क्राइम करते हैं। इसके लिए हमें सावधानी ये बरतनी चाहिए कि हमने कैब बुकिंग की, बुकिंग करते ही हमारे मोबाइल पर ड्राइवर का नाम आएगा,
गाड़ी का नंबर आएगा और कौन सी गाड़ी आ रही है उस गाड़ी का मॉडल भी आएगा, मॉडल का नाम भी आएगा कि इस मॉडल की गाड़ी आपके पास, इस कंपनी की जो है इस मॉडल की गाड़ी आ रही है और इस तरह का इस नाम का ड्राइवर लेकर के आ रहा है। और अब तो कई कंपनियों ने ड्राइवर की फोटो भी भेजना शुरू कर दिया है। तो पहली सावधानी तो यह है कि आप अपने मोबाइल पर आए हुए कार नंबर, ड्राइवर का नाम पूछ करके, कार नंबर देख करके, कार का मॉडल देख करके कार में बैठिए। यदि आप अकेले हैं तो आप पहला तो ड्राइवर के पास आगे वाली सीट पर ना बैठें, दूसरा ड्राइवर के बिल्कुल पीछे भी ना बैठें। आप ड्राइवर से अपोजिट पीछे की तरफ पीछे वाली सीट पर बैठें। इससे क्या फायदा होगा कि ड्राइवर कई बार चलती कार में आपके साथ में झपट्टा मारता है तो आप ड्राइवर की पहुंच से काफी दूर रहेंगे। ना तो आप पीछे वाली सीट पर बैठेंगे तो वहां से झपट्टा मार सकता है, ना बगल वाली सीट पर तो बहुत आसानी से वो झपट्टा मार लेता है, आपको दबोच लेता है। लेकिन आप जब उसके तिरछे बैठेंगे तो आप उससे, उसकी पहुंच से दूर रहेंगे और झट फाटक खोल करके या कांच खोल करके आप चिल्लाना शुरू कर देंगे या कार गेट खोल करके आप बाहर निकल जाएंगे। तो पहला पॉइंट तो ये था कि आप जब भी कैब करें तो ये सावधानियां बरतें जिससे कि आपके साथ में किसी प्रकार का दगा न हो, फ्रॉड न हो। दूसरा है, हम लोग अधिकतर ऐसे फोन चलाते हैं जिनमें कई तरह के व्हाट्सएप होते हैं, कई तरह के ऐप जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह होते हैं, उनके पासवर्ड होते हैं। तो हमें पासवर्ड बनाना चाहिए, बनाना पड़ेगा, पासवर्ड बनाना पड़ता है। और पासवर्ड 6 डिजिट में होते हैं, 6 वर्ड में होते हैं, 6 अक्षरों में होते हैं। अधिकतर लोग या तो पासवर्ड अपनी डेट ऑफ बर्थ का डाल लेते हैं या अपने परिवार के किसी सदस्य की डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं या फिर ऐसे सीधे साधे डाल लेते हैं जैसे 111111 00000 99999 2222 4455 इस तरह से वो डाल लेते हैं, 000 ऐसे वो डाल लेते हैं। तो साइबर क्राइम जो होते हैं वो ऐसे पासवर्ड को फौरन पकड़ लेते हैं और उनसे आपका अकाउंट्स खुल जाता है और इसी तरह वो हैक हो जाता है। आप ना तो अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, ना घर वालों का डालिए, ना इतना सीधा पासवर्ड डालिए कि हर कोई उसको तोड़ सके। उसके लिए आप अपने परिवार के यदि 6 मेंबर हैं तो एक एक जो परिवार के सदस्य हैं उसका पहला अक्षर लेकर भी आप उसमें पासवर्ड बना सकते हैं। अंतिम शब्द भी लेकर के आप पासवर्ड बना सकते हैं। पड़ोसी के परिवार का भी ये ज्यादा सेफ होता है कि आप पड़ोसी के परिवार का प्रथम अक्षर ले लें। यदि 6 लोग हैं तो 6 लोगों का ले लें, 4 लोग हैं तो 4 का ले लें, 2 का अपना डाल लें, 4 का उनका डाल लें। ये पासवर्ड जो है बिल्कुल सेफ पासवर्ड होता है। क्राइमर कभी भी इस पासवर्ड को नहीं तोड़ पाएगा। तो पासवर्ड बनाएं, इस तरह का बनाएं कि वो बिल्कुल सेफ रहे, तो आपके साथ कभी धोखा नहीं होगा। आप डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के लिए आपने अपना मोबाइल खोला, डेबिट कार्ड से आपने पैसा जमा कराने के लिए जिसको आपको भेजना है उसका नाम आपने सर्च किया। मान लीजिए आपके मोबाइल में मुकेश नाम से किसी को पेमेंट करना है और आपने अपनी फेसबुक, अपनी जो फोन डायरी है उसमें से आपने मुकेश नाम को सर्च किया और वहां 3 मुकेश नाम आपके पास आए, सामने आए। अब आपको यह नहीं पता कि मुकेश जिसको मैं पेमेंट करना हूं उसका फोन नंबर क्या है।
आपने अंदाजे से किसी मुकेश के ऊपर टिक लगा दिया और पेमेंट हो गया, तो गलत जगह पर पेमेंट चला जाएगा। फिर उसका वापस आना न आना प्रभु के भरोसे ही है, विश्वास के भरोसे ही है, भगवान के भरोसे ही है, क्योंकि आपने खुद ने स्वयं ने वो पेमेंट किया है, इसलिए उसका कोई केस भी नहीं बनता, कोई केस नहीं बनता है, क्योंकि आपने स्वयं ने उसमें टिक लगा के आपने स्वयं ने उसको पेमेंट किया है। यदि आप उस नंबर पे बलवान बात करते हैं, बलबंसा इसे वापस कर देता है तो ठीक है, वरना आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते। तो आप जब भी किसी को पेमेंट करें और सर्च करें उसके नाम को, तो आप नाम को सर्च न करें, जहां तक हो सके उस फोन नंबर से ही सर्च करें जिस फोन नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वरना गलत पेमेंट होने पर आप फंस जाएंगे। इसी प्रकार से जब अमाउंट आप उसमें डालें, मान लीजिए आपको 10,000 का पेमेंट करना है और यदि आपने 1 शून्य ज्यादा लगा दिया तो पेमेंट आपको वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने स्वयं ने वो पेमेंट किया है, उसमें किसी तरह का क्लेम नहीं हो सकता। तो जब आप अमाउंट भरें वो भी आप सोच समझ करके 3 बार देख लीजिए, क्योंकि वरिष्ठ लोग जरा कई बार भ्रम भी हो जाता है वरिष्ठों को, तब उस पेमेंट को 1, 2 बार 3 बार चेक कर लीजिए, उसके पश्चात ही आप पेमेंट का ऑप्शन दबाइए। चौथा पॉइंट है कि हमें पेमेंट तो करना है, मोबाइल के द्वारा ही करना है, तो आप इसके लिए नेट बैंकिंग का सहारा लीजिए, क्योंकि उसमें बैंक द्वारा आपको ओटीपी प्राप्त होता है और ओटीपी दबाने पर आपका पेमेंट भी सेफ रहता है, आपका मोबाइल भी सेफ रहता है, आपका जो है पासवर्ड भी सेफ रहता है, किसी तरह की उसमें चीटिंग होने का कोई खतरा नहीं रहता। मित्रों, कई बार फोन पर मैसेज आते हैं कि आपकी लॉटरी लग गई है और आप बड़े प्रसन्न होते हैं, किसी से बात नहीं करते, किसी को नहीं बताते कि मेरी लॉटरी लग गई है, मन ही मन प्रसन्न होते हैं और उस मैसेज के उसमें जो आपको लिंक भेजा गया है उसको आप क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद उधर से फोन आता है, 1 फोन आता है, 2 फोन आता है, 3 फोन आते हैं, 4 फोन, आपको जीना मुश्किल कर देते हैं और आपको मजबूरन उसके कहे अनुसार करना पड़ता है। वो कहता है कि आपको पेमेंट हो जाएगा, आप अपना खाता नंबर बताइए, अपना जो है नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, कौन से बैंक में खाता है उसकी डिटेल बताइए। उसके पश्चात वो आपको कहता है हमने पेमेंट किया है, हम आपको यूपीआई भेज रहे हैं, लिंक भेज रहे हैं, ओटीपी भेज रहे हैं, उस ओटीपी को आप हमें बता दीजिए तो आपको पेमेंट हो जाएगा। और आपने लालच में आकर के वो ओटीपी उसको बता दिया, आपका बैंक खाता बिल्कुल साफ हो गया, आप कोई क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक ने तो आपको ओटीपी भेजा था, आपने उसी ओटीपी से पेमेंट किया है। वहां जो पेमेंट हो रहा है वो आपके फोन से ही हो रहा है, आपके फोन को उन्होंने हैक कर लिया है, आपने जो सारी डिटेल बताई, आपके बैंक खाते को उन्होंने हैक कर लिया और आपके फोन को भी उन्होंने हैक कर लिया और आपके फोन नंबरों से ही उन्होंने ओटीपी वहां भेजा और आपका खाता साफ हो गया। तो कभी भी किसी को ओटीपी बताने की गलती ना करें। यदि आपने गलती से ओटीपी किसी को बता दी तो फिर सिवाय हाथ मलने के कुछ नहीं बचता है। इसी प्रकार किसी अनजाने यदि कोई आपको लिंक भेजता है तो उसे आप कभी भी क्लिक नहीं करें, अनजान व्यक्ति के उससे भेजे हुए लिंक को कभी भी क्लिक नहीं करें। अब उसके अलावा आप यदि कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, कई बार मैसेज आता है कि आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, हम आपको लिंक भेज रहे हैं, इससे आप
इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आपको इतना वो मिलेगा, आपको इससे बड़ा फ़ायदा मिलेगा। आपका फ़ोन में जो है वो ज़्यादा मैसेज भर जाते हैं, ज़्यादा मोबाइल में वीडियो भर जाते हैं, उन सब की ये सफाई करेगा। लेकिन मित्रों, वो मोबाइल की सफाई नहीं, वो बैंक खाते की सफाई कर देता है। तो आप जब भी कोई ऐप डाउनलोड करें तो आप गूगल द्वारा बनाए हुए प्ले स्टोर से ही ऐप डाउनलोड कीजिए, वही ऑथराइज्ड ऐप होता है। अब कई बार मैसेज से भी लोग फंस जाते हैं। आपने बिजली का बिल जमा करा दिया, उन लोगों को ध्यान होता है, पता रहता है कि इनके यहाँ इस तारीख को बिजली का बिल जमा होता है। आपने तारीख को बिल जमा कराया, शाम को बिल जमा कराया, रात को आपके पास मैसेज आया या सेकंड डे दूसरे दिन आपके पास मैसेज आया कि आपका बिजली का बिल जमा नहीं हुआ है। अतः आप इस नंबर पर संपर्क साधिए, वरना आपका 12 घंटे में या 24 घंटे में कनेक्शन विच्छेद कर दिया जाएगा। आप डर जाते हैं कि मैंने पेमेंट भी कर दिया और मेरा पेमेंट में नहीं हुआ। आप फौरन उस नंबर पर फोन करते हैं, फोन उठाया जाता है, वो कहता है हाँ साहब आपका पेमेंट नहीं हुआ है। तो भैया मैंने तो जमा करा दिया। कि जमा करा दिया तो वो कहता है बैंक डिटेल बताइए। आपने बैंक डिटेल दे दी कि हमने इस नंबर पर ऐसी इस तरह से स्क्रीनशॉट भेज दिया। कहता नहीं, आप हमें बैंक डिटेल दीजिए, बैंक के नंबर, फोन आपके खाता नंबर दीजिए। आपसे खाता नंबर पूछ लिया, आप डरे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि मेरा पैसा भी गया और कनेक्शन भी कट जाएगा। इस तरह वो आपसे धीरे धीरे करके कई फोन करके आपसे बातों में लगा करके आपकी सारे बैंक डिटेल प्राप्त कर लेता है और आप हाथ मलते रह जाते हैं। तो मित्रों, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या जलदाय विभाग या बैंक या और कोई विभाग कभी भी सीधे जो है आपको मैसेज नहीं करता, ना ही वहां से फोन आता है। अगर वहां से कुछ ऐसा होगा तो आपके पास नोटिस आएगा। इसके लिए यदि आप, जैसे मान लीजिए बिजली विभाग में आपका बिल आया, आजकल तो ऑनलाइन बिल आते हैं, पेटीएम पे या फोन पे बिल की डिटेल आती है कि आपको इतना पैसा इस खाते में, इतना पैसा, आपका ये खाता नंबर है, इस खाते नंबर पर आपको इतना पैसा जमा कराना है। आपने बिल जमा करा दिया, आपके पास मैसेज आया बिल जमा नहीं हुआ, आप फौरन वही जहां आपके पास मैसेज आया था कि पैसा जमा कराना है, उस ऐप को खोलिए और वहां जहां आपका मैसेज आया था उस मैसेज को आप क्लिक कीजिए। यदि आपका पैसा जमा नहीं हुआ है तो वहां आपको ड्यू बताएगा, और पैसा जमा हो गया तो आपको नो ड्यूज बता देगा। आप निश्चिंत हो जाइए कि हमारा पेमेंट हो चुका है और ये कॉल या मैसेज जो है ये फ्रॉड है। इस तरह से आप इस फ्रॉड से आराम से बच सकते हैं। फ्रॉड होने के बाद आप अपने रजिस्टर्ड नंबर जो बैंक में आपने दे रखा है उस बैंक को फोन कीजिए, उसी नंबर से जो नंबर आपने वहां सेव किया हुआ है, और उनको कीजिए कि मेरा खाता बंद कर दीजिए, मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है और मैं कार्रवाई कर रहा हूं। पुलिस में रिपोर्ट कीजिए। पुलिस वहां जाएगी, बैंक खाता देखेगी किस नंबर पर आपका पैसा गया है, उस नंबर को वो जो है ट्रेस करेगी। और हो सकता है कि आपका, वैसे तो बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये सारे फ्रॉड विदेश से होते हैं। ये सारे फ्रॉड विदेश से होते हैं, तो विदेश से पैसा मंगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले बैंक से, या कई बार अखबारों में नंबर आते हैं कि ऐसे चोट होने पर आप इस नंबर पर फोन कीजिए, लेकिन वो नंबर आपका ऑथराइज्ड होना चाहिए, वरना फ्रॉड करने वाले भी जो है ना
वो नंबर डाल देते हैं और फिर वो आपसे सारी डिटेल दोबारा पूछ लेते हैं और दोबारा आपके साथ फिर फ्रॉड हो जाता है। अब मनी ट्रांसफर की बात है। मनी ट्रांसफर भी आप जो है बैंक द्वारा ही कीजिए। वही ओटीपी आएगी, ओटीपी के द्वारा आपको नंबर प्राप्त होंगे और आप अपने सेव जो है उसको कर लीजिए। और आप वरिष्ठ नागरिक हैं, आपका बैंक में खाता अवश्य है, आपकी पेंशन आती है, तो आप महीने में 2 महीने में एक बार अपनी पासबुक को अपडेट करा लीजिए, क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों के खाते में अधिकतर पैसे अधिक होते हैं और वो जब पेमेंट करते हैं तो 1-2 महीने तो उन्हें याद रहता है, 1-2 पेमेंट का तो उन्हें ध्यान रहता है, लेकिन बाद में भूल जाते हैं, तो आपको पता नहीं लगेगा कि मेरे साथ फ्रॉड कब हुआ। अतः आप हर महीने में या 2 महीने में एक बार करवा लेंगे अपडेट, तो आपको ध्यान रहेगा कि मेरे साथ इस तारीख को इतने पैसों का फ्रॉड हो गया है, वरना तो फिर आपके फ्रॉड का आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो बैंक की पासबुक को आप हमेशा अपडेट कराते रहिए। दूसरा, बैंक अकाउंट में कभी भी किसी दूसरे का फोन नंबर न दें, अपने परिवार के किसी और का फोन नंबर न दें, अपना ही फोन नंबर रजिस्टर्ड करवाइए, वरना जिसका आपने फोन नंबर दिया है वो अपने फोन से आपके खाते को अपने फोन में डाइवर्ट कर लेगा, उससे वो पैसा निकालता रहेगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो आपके परिवार का मेंबर है। आप बैंक में जाएंगे, बैंक वाले कहेंगे भैया हमारा कोई दोष नहीं है, आपने जो फोन नंबर हमें दिया है उस फोन नंबर पर ही खाता डाइवर्ट हुआ है और उसी से पैसा निकला है, इसलिए इसको फ्रॉड नहीं कह सकते, ये आपकी गलती है या गलती नहीं है, ये आप अपने जाने। और बैंक पल्ला झाड़ लेगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे। ऐसा हुआ है, मैंने देखा है कि बैंक में एक वृद्ध महिला आई, उसने कहा बाबू से विंडो पे जाके कि भैया मेरे पैसे खाते में से पैसे निकल रहे हैं, मैं क्या करूं। उसने कहा बहन जी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप या तो पुलिस में जाइए या हेड ऑफिस जाइए, वहां पता कीजिए। वहां कोई समझदार आदमी जवान लड़का खड़ा था, उसने कहा माता जी मुझे बताइए क्या परेशानी है आपकी। उसने बताया बेटा मेरे साथ ऐसा होता है। वो समझ गया, उसने कहा माता जी आपने फोन नंबर किसका दे रखा है खाते में। उसने कहा मैंने तो मेरे बेटे का फोन नंबर दे रखा है। बोला बस वो आपका बेटा ही पैसा निकालता है, इसलिए आप अपने बेटे का नंबर हटा करके आप अपना नंबर डालिए, अंदर मैनेजर साहब के पास जाइए और अपने नंबर को बदला लीजिए, एक फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म को भर दीजिए, आपका पैसा निकलना बंद हो जाएगा। और वही हुआ, जो ही नंबर चेंज हुआ उनका खाता सेफ हो गया। तो कभी भी किसी दूसरे का फोन नंबर अपने परिवार का सदस्य